नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज एक और किताब की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। किताब का कोड होगा BSKC 107 और किताब का नाम होगा भारतीय सामाजिक संस्थान और राज्य व्यवस्था। टोटल अगर आप इस किताब की बात करोगे, टोटल इस किताब में 4 यूनिट हैं और टोटल जो चैप्टर हैं वो 16 चैप्टर हैं। जहां यूनिट 1 में 6 चैप्टर हैं, यूनिट 2 में 4 हैं और फिर यूनिट 3 एंड 4 में 3-3 चैप्टर हैं। तो टोटल कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर हैं। जहां हम आज की क्लास में चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि उसमें से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने के बाद आपको जो है ये इस पूरी की पूरी किताब का एक छोटा सा इंट्रो मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो वो सभी विद्यार्थी जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल से जरूर जुड़िए ताकि पूरी की पूरी सीरीज आपको इस चैनल पर मिल सके। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना कि चैप्टर आपको समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा भारतीय सामाजिक संस्थान, परिभाषा और विषय क्षेत्र। तो देखो, जैसे ही आप भारतीय सभ्यता का अध्ययन करते हो, भारतीय संस्कृति का अध्ययन करते हो, तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पूरे विश्व में कुछ अलग सी ही एक पहचान है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषा के लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार की निर्जातीय भिन्नताएं हैं हमारे यहाँ, भौगोलिक विविधताएं हैं हमारे यहाँ। उत्तर में देखो तो हिमालय है, दक्षिण में देखो तो प्रायद्वीपीय भारत है। ऐसे में जलवायु के आधार पर भी बहुत सारी विशेषताएं भारत में हैं। विभिन्न प्रकार के व्रत त्यौहार भी मनाए जाते हैं। हाँ, कई बार छोटे छोटे मतभेद तो बने रहते हैं, लेकिन फिर भी जब आप इंडियन सोसाइटी का अध्ययन करते हो तो ये पता चलता है कि यही तो हमारे देश की सबसे खूबसूरत विशेषता है। कितने मतभेदों के बावजूद भी हम यूनिटी पर विश्वास रखते हैं, हम एकता पर विश्वास रखते हैं। तो ऐसा ही इस चैप्टर की प्रस्तावना बताना चाहती है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व में सबसे अच्छी सभ्यताओं और संस्कृतियों में से एक है। बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी संस्कृति हमारे देश में विद्यमान है। अनेक धर्म, अनेक वर्ण, अनेक जाति, अनेक सभ्यताएं, विभिन्न नस्ल के लोग अलग अलग क्षेत्रों में भारत के निवास करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे भारत की बात, तो भारत के लोगों में जब आप पारिवारिक ढांचे की बात करोगे तो ये विश्व में सबसे अलग होगा। जातिगत व्यवस्थाओं की बात करोगे तो ये पूरे विश्व में अलग होगा। भाईचारे की भावना की बात करोगे तो ये भी पूरे विश्व में अलग अलग होगा। लेकिन फिर भी पूरे विश्व को एक नई थ्योरी जो भारत ने दी है, वो थ्योरी ये दी है, वो सिद्धांत ये दिया है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक परिवार है। कई बार भारत के लिए ना उपमहाद्वीप शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। उसका रीजन यही है कि एक महाद्वीप में जितनी सारी भिन्नताएं पाई जा सकती हैं, वो सारी अकेले भारत में ही पाई जा सकती हैं। इसलिए भारत को एक उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। तो चैप्टर की एक प्रस्तावना कुल मिलाकर भारत की विशेषताओं के बारे में बता रही है और फिर ये भी बता रही है कि इतनी सारी भिन्नताओं के बावजूद, इतने सारे छोटे छोटे मतभेदों के बावजूद भी भारत यूनिटी पर विश्वास करता है, अनेकता पे एकता पर विश्वास करता है। पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम जैसे नारे को देता है, एक सिद्धांत को देता है, जिसका अर्थ है कि पूरा विश्व ही एक परिवार है और पूरे विश्व को मेलजोल के साथ रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं भारतीय सामाजिक संस्थानों की। तो देखो, ये जो सामाजिक संस्थान वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? ये जो सामाजिक संस्थान शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो सामाजिक संस्थान शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा संस्थान जो समाज को नियंत्रित करे। क्योंकि समाज में भिन्नताएं इतनी ज़्यादा हैं तो समाज की इच्छाएं भी उतनी ज़्यादा हैं। ऐसे में हर एक समाज अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दूसरे समाज पर अपनी इच्छाएं थोप सकता है। हो सकता है वो उसके अधिकारों को कंट्रोल कर ले। तो ऐसे में कोई व्यक्ति किसी के अधिकारों को नियंत्रण में ना करे। ऐसे में कोई समाज किसी दूसरे समाज के अधिकारों को नियंत्रण में ना करे। इसलिए सामाजिक संस्थाएं बनाई जाती हैं जो समाज के लिए नियम निर्धारित करती हैं और ये आशा करती हैं कि उन नियमों के आधार पर संचार जो है चलेगा, उन नियमों के आधार पर समाज जो है संचालन करेगा, उन नियमों के आधार पर समाज जो है वो चलेगा। इसलिए हर एक समाज को नियंत्रित करने के लिए, अनुशासन में बांधने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें जरूरत होती है कुछ संस्थानों की, और इन्हीं संस्थानों को हम सामाजिक संस्थान कहते हैं। क्लियर है भाई? तो भारतीय सामाजिक संस्थान की क्या परिभाषा होती है, आप पता चल गया आपको? तो ये सामाजिक संस्थाएं जब हम देखेंगे तो ये समाज की नियति के हिसाब से होती हैं, समाज के चरित्र के हिसाब से होती है कि किस समाज का ढांचा कैसे बना हुआ है, उस समाज के लोग किन मान्यताओं में विश्वास रख रहे हैं, किन रीति रिवाजों के हिसाब से चल रहे हैं, उसी हिसाब से संस्थानों का निर्माण भी किया जाता है। लेकिन देश के स्तर पर आप देखोगे तो देश के स्तर पर हमारे यहाँ कौन से संस्थान है जो देश को कंट्रोल कर रही हैं? तो कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, न्यायपालिका हो गई। आज के टाइम पर ये हमारे समाज को नियंत्रित कर रही हैं। तो सामाजिक संस्थाओं का जो निर्माण होता है वो बुद्धिजीवी लोग मिलकर करते हैं। जनता का वो समूह करता है जो बुद्धिमान होता है, पढ़ा लिखा होता है, शिक्षित होता है, और
ये समाज में इस प्रकार के नियम बनाते हैं कि समाज को नियंत्रित किया जा सके, प्रतिबंधित किया जा सके। जो अच्छा कार्य करे उसे पुरस्कार दिया जाए और जो गलत कार्य करे उसे दंड भी दिया जाए। तो सामाजिक संस्था ही पहली अवस्था है जिसके माध्यम से समाज में रहने वाले व्यक्तियों को एक अच्छे आचरण के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय सामाजिक संस्थानों का विषय क्षेत्र क्या है। यानी कि अब तक तो हमने बात कर ली सामाजिक संस्थान क्या है। तो समाज को नियंत्रित करने के लिए, समाज को अनुशासित करने के लिए किसकी जरूरत है? तो उसके लिए जरूरत है सामाजिक संस्थानों की। तो वे संस्थान जो समाज को नियंत्रित करते हैं, समाज के सभी नियमों को संचालित करते हैं, वो सामाजिक संस्थान कहला रहे हैं। लेकिन अब इनका विषय क्षेत्र क्या है, यानी कि कार्य कौन कौन से करते हैं? तो देखो, कानून का निर्माण करना यानी कि विधि का निर्माण करना, व्यक्ति और जितने भी समूह हैं उनको नियमित करने वाले कानूनों का निर्माण करना, ये सबसे बड़ा काम है किसका? सामाजिक संस्थानों का। लेकिन इतना ही नहीं है कि कानून का निर्माण करना ही सामाजिक संस्थानों का काम है। कानून का निर्माण करना ही सामाजिक संस्थानों का काम नहीं है, बल्कि इससे भी विस्तृत क्षेत्र है। क्योंकि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। ऐसे में घर परिवार के अलावा नाते रिश्तेदार भी होते हैं। तो ऐसे में वैवाहिक नियम भी होते हैं, धार्मिक विधि विधान भी होते हैं, जाति व्यवस्था भी होती है, वर्ण व्यवस्था भी होती है, शिक्षा व्यवस्था भी होती है। और हर व्यवस्था के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। आप देखिए ना, समाज में विवाह होते हैं उसके लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले वैवाहिक नियम निर्धारित किए गए, समाज में रहने के नियम निर्धारित किए गए, परिवार और नातेदारी के नियम निर्धारित किए गए, पितृवंशिकता के नियम निर्धारित किए गए। ये सारे नियम किसी ने संचालित तो किए होंगे, निर्धारित तो किए होंगे। तो ये सारे नियम जिन्हें निर्धारित किए होंगे वही यही सारे वो सामाजिक संस्थाएं कहलाई होंगी और यही उसके कार्य कहलाए होंगे। जैसे कि आप प्राचीन भारत का जब अध्ययन करोगे आगे अन्य चैप्टरों में, तो आपको पता चलेगा प्राचीन भारत में जो नियमावली थी वो मनु के अनुसार चलती थी, जिसे हम मनुस्मृति कहते हैं। तो मनुस्मृति में सारे नियम लिखे थे कि भाई वर्ण व्यवस्था कैसी होगी, सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी, समाज में कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, जो है विवाह के नियम होंगे तो कैसे होंगे। इसकी चर्चा आगे चैप्टर में की भी जाएगी। तो ये सब सामाजिक संस्थान के क्या होते हैं? विषय क्षेत्र होते हैं। आगे हम ये पढ़ने वाले हैं जैसे कि सामाजिक संस्थान का पहला विषय क्या है? घर परिवार। तो देखो, वैसे तो घर परिवार जो होता है ये हमारा पर्सनल मैटर होता है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में मैं आपको बता दूं, समाज के क्षेत्र में आपको बता दूं, जब हम सोसाइटी का अध्ययन करते हैं तो कोई भी क्षेत्र निजी नहीं कहलाता। देखो, आपने शादी करी, लेकिन आज के टाइम पे आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवाओगे किससे? बनवाओगे? कोर्ट से। राजनीति इन्वॉल्व हो गई, समाज इन्वॉल्व हो गया उसमें, और समाज के नियमों के हिसाब से जब आप शादी करते हो, जबकि वो आपका पर्सनल मैटर है, तो होने की विवाह किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? विवाह एक सामाजिक संस्था के द्वारा तो संचालित किया जाएगा, खासतौर पर इंडियन कल्चर के अंदर। अब तलाक लेना है तो भी नहीं आप छोड़ सकते आप ऐसे ही। अगर आपको तलाक लेना है तो भी समाज के नियमों के हिसाब से आप चलोगे। तो देखा जाए तो घर परिवार वैसे तो एक निजी मामला है, लेकिन देखा जाए तो ये निजी नहीं है, ये भी एक सामाजिक मामला है, ये भी एक राजनीतिक मामला है। क्लियर है भाई? तो जब हम घर परिवार की बात करते हैं तो घर परिवार के अंतर्गत माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री इत्यादि समाहित होते हैं। दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, इनसे भी संबंध जो है घर परिवार से ही होता है। संसार में जब कोई एक नया अतिथि आता है, यानी कि एक छोटा सा नया मेहमान आता है, एक छोटा सा नया बच्चा आता है, तो उसकी सबसे पहली पाठशाला परिवार से ही सीखता है वो सब कुछ। कहते हैं ना, माँ प्रथम गुरु होती है। तो इसी प्रकार से जो एक नया बच्चा इस संसार में आता है उसकी पहली पाठशाला क्या है? परिवार। जैसा परिवार का माहौल होगा बच्चा वैसे ही चीजों को सीखेगा। तो प्रारंभिक जो अवबोध है, प्रारंभिक जो ज्ञान का आधार भी क्या है? परिवार है। तो परिवार किन लोगों से मिलकर बन रहा है? परिवार में कौन कौन लोग आ रहे हैं? खासतौर पर हम भारत की बात कर रहे हैं तो माता पिता हो गए, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, ये सब परिवार में समाहित होते हैं। इसके अलावा जॉइंट फैमिली में दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, ये सब भी रहते हैं। संसार में जो नया बच्चा आता है वो सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है। प्रथम ज्ञान अपनी माता से प्राप्त करता है। पिता बालक के ज्ञान का परिमार्जन करता है। माता पिता ही आरंभिक शिक्षक होते हैं, जिससे जीवन के उपयोग के लिए बहुत सारा ज्ञान बच्चा सीखता है। तो ऐसे में किसी व्यक्ति के जीवन में परिवार एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। परिवार ही हमारे सुख दुख का सबसे बड़ा साथी है। कई बार हमें लगता है, एक एज पर आके हमें लगता है कि हमारे जीवन में बाधक है परिवार, लेकिन जब हम उस एज को क्रॉस कर लेते हैं तो पता है हमें क्या लगता है? नहीं यार, हमारे दुख में ना हमारा परिवार ही काम आएगा, हमारे सुख में भी जो हमें खुशी बांटने को मिलेगी वो परिवार के साथ ही मिलेगी। कई बार बंदा ना अंधी दौड़ में आगे बढ़ता जाता है और वो सोचता है कि सब मेरे राह में बाधक हैं, लेकिन जब वो एक बहुत उच्च मुकाम पर पहुंच जाता है ना तो उसे लगता है कि मुझे सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं है, मेरी खुशी में खुश होने के लिए कोई नहीं है, तो भी वो दुखी हो जाता है इंसान। तो परिवार एक इतनी बड़ी संस्था है कि एक प्रेरक भूमिका निभाती है उन्नति में। देखा जाए तो परिवार एक ऐसी संस्था है जिसे हटाया ही नहीं जा सकता। नाते रिश्तेदार भी परिवार के अनुभाग ही हैं, चाहे नाना नानी हो, बुआ फूफा हो, मामा मामी हो, इन्हें भी परिवार में हम शामिल कर सकते हैं। तो भारतीय परिवार का स्वरूप तो पूरे विश्व के लिए है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है।
तो परिवार मिलजुल कर रहेगा तो हर समस्या का आसानी से निदान कर सकता है। यही हमारे सबसे मजबूत परंपरा है। आगे चलकर परिवार को दो भागों में बांट दिया गया, एक संयुक्त परिवार और एक एकल परिवार। संयुक्त परिवार ऐसे परिवार होंगे जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो रक्त संबंधी लोग हैं वो एक साथ रहेंगे, साथ साथ भरण पोषण करेंगे, सुख दुख में साथ रहेंगे, साथ साथ विकास करेंगे, अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। परिवार का एक मुखिया होगा जो सारे डिसीजन लेगा। भारत में जो संयुक्त परिवार की परंपरा है ये बहुत प्राचीन है और मिलजुल कर रहना ही हमारी जो संस्था है, हमारा जो समाज है, इसने पूरे विश्व को एक नया आदर्श दिया है कि पूरा विश्व भी जैसे हमारे यहाँ एक परिवार मिलजुल कर रहता है वैसे पूरा विश्व मिलजुल कर रह सकता है। संघर्ष होने ही नहीं चाहिए। अगर मतभेद है तो उसे सुलझा लेना चाहिए। घर में कई बार राग द्वेष होती है, घृणा होती है, लेकिन फिर भी देखो परिवार एक साथ रहता है। ठीक है भाई। तो जॉइंट फैमिली में कई पीढ़ी दर पीढ़ी होंगी, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, ये सब एक साथ रहेंगे। एकल परिवार जो है ये थोड़ा सा वर्तमान से रिलेटेड है। समय बीत गया, शहरीकरण हुआ, लोग गांव से शहरों में जाकर काम करने लगे। तो जब शहरों से गांव में काम करने शुरू गांव से लोग शहरों में जाकर जब काम करने शुरू हुए, यहीं से अलगाव शुरू हुआ। लोग अधिक कमाने की लालसा में जब गांव से शहर की ओर गए तो यहीं से अलगाव शुरू हुआ, यहीं से परिवारों का विखंडन शुरू हुआ, औद्योगिकरण धीरे धीरे शुरू हुआ। मनुष्य अपना अकेले का विकास करने की लालसा उसके मन में हुई, अकेले वो आगे बढ़ने की सोचने लगा और धीरे धीरे करके वो संपत्ति की ओर ललायत होने लगा। परिणाम ये रहा कि घर परिवार छूटता गया और मनुष्य आगे बढ़ता चला गया। आज तकनीक के इस युग में एकल परिवार की प्रथा जो है हम ये मानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता की देन है, लेकिन एक टाइम आकर ऐसा होता है। उसका रीज़न ये है कि जॉइंट फैमिली इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कृषि लायक भूमि उतनी नहीं होती है, परिणामतः उत्पादन उतना नहीं हो पाता है कि पूरे परिवार का भरण पोषण हो। ऐसे में परिवार के कुछ लोग जो कि आर्थिक स्थिति से विपन्न होते हैं, ये लोग शहरों की तरफ बढ़ते हैं, ये काम के लिए दूसरे क्षेत्रों की तलाश करते हैं और जब ये वहां जाकर बस जाते हैं तो यहीं से परिवार का विखंडन होता है और एकल फैमिली, सेपरेट फैमिली शुरू हो जाती है। एकल परिवार में मोस्टली क्या होते हैं, भारत में पति पत्नी और उनकी संतानी होती है। हाँ, कहीं कहीं आपको माता पिता भी साथ में रहने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन ताया ताई, चाचा चाची, दादा दादी ये सब नहीं मिलेंगे आपको उसमें। तो वैसे तो एकल परिवार का मतलब ये होता है कि केवल पति पत्नी रहेंगे और उनका एक बच्चा होगा, लेकिन भारत में यदा कदा कहीं कहीं आपको क्या है, एकल परिवार में माता पिता भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई। एकल परिवार के कुछ दुष्परिणाम भी है, इनकी समस्या भी है कि सुख दुख के साथी साथी क्या होते हैं, कम होते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो अपने माता पिता, भाई बहनों से दूर जाकर घर बसा लेते हैं। परिणाम ये रहता है कि जो आज डिप्रेशन में जा रहे हैं इंसान, उसका कारण यही है क्योंकि अपने दुख को नहीं बांट पा रहा और सुख के टाइम पर कोई भी उसको सेलिब्रेट करने के लिए साथ में लोग नहीं है, क्योंकि अकेले भी सेलिब्रेशन नहीं किया जा सकता, एक भीड़ होनी ही चाहिए। तो भारतीय समाज में अगर आप देखोगे परिवार कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, जिसमें हमने संयुक्त परिवार और एकल परिवार दोनों का अध्ययन किया। आगे हम नाते रिश्तेदार की बात करेंगे। तो घर परिवार से दूर रहने वाले जो रक्त संबंधी लोग होते हैं ये नाते रिश्तेदार कहलाते हैं। ये हमारे हितैषी होते हैं, शुभचिंतक होते हैं, लाइक डैट नाना नानी हो गए, मामा मामी हो गए। ये परिवार में हमारे साथ तो नहीं रहते, लेकिन फिर भी हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। हम सोचते हैं कि इनके साथ हम क्या करें। वैसे तो लोगों की देखो भावना ये हो गई है आज के टाइम पे, जब 2023 में ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आज के टाइम पे हमारी भावना ये हो गई सबसे ज़्यादा जलता हमसे रिश्तेदार है। लेकिन एक बार बताऊँ, सुख दुख में काम भी वही आ रहा है। तो किताब हमें वही समझाना चाहती है कि हम ना बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट से भर चुके हैं। अगर हर एक बंदा पॉजिटिव थॉट से हो जाएगा तो जो हमारी सोसाइटी हो बहुत अच्छी हो सकती है। क्लियर है भाई। तो नाना नानी, मामा मामी, बुआ फूफा, जीजा साली, ये सब क्या है, नाते रिश्तेदारी में कहलाते हैं। तो अब तक हमने परिवार पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं वैवाहिक प्रथाएं। तो देखो विवाह जो है वो समाज का एक बहुत बड़ा क्या है, कारक है। समाज को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है, विवाह ही निभा रहा है। जहाँ सबसे पहले किताब में विवाह का जो है वो संधि विच्छेद किया गया है कि वी जो है इसमें उपसर्ग लगाया गया है, जबकि जो वह है वो इसमें धातु के रूप में कार्य कर रही है। कुल मिलाकर विवाह का जो प्रयोजन होता है, विवाह का जो उद्देश्य होता है, ये बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है ये होता है कि समाज को आगे बढ़ाया जाए, परिवार और वंश को आगे बढ़ाया जाए। इसी उद्देश्य के लिए वर और वधू का मिलन करवाया जाता है। विवाह प्रथा भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण परंपरा है और सनातन धर्म में 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं, जिसका वर्णन मनुस्मृति में किया गया है। और इन 8 के 8 विवाहों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है ब्रह्म विवाह, फिर हम पढ़ेंगे देव विवाह, आर्य, प्रजापात्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। ये विवाहों के क्या हैं, 8 प्रकार हैं, जिनमें से सबसे पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। तो जब हम ब्रह्म विवाह की बात करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ विवाहों में से एक है। इसमें क्या होगा, जो कन्या का पिता है ना, ये एक योग्य वर को ढूंढेगा और अपनी कन्या को अच्छे वस्त्रों और आभूषण से सुसज्जित करके दान देगा। माता पिता की स्वीकृति से होने वाला यही विवाह सबसे ज़्यादा संस्कार पूर्वक विवाह माना जाता है और आज भी हर एक माता पिता यही चाहते हैं कि वो ब्रह्म विवाह के माध्यम से ही अपने पुत्र और पुत्रियों का क्या करें, विवाह करें। दूसरा आता है देव विवाह।
देव विवाह में क्या होता है, वैदिक यज्ञ किए जाते हैं, पुरोहित को अपनी कन्या प्रदान की जाती है। इस प्रकार का जो विवाह है वो देव विवाह कहलाता है। इस विवाह के अंतर्गत जो पिता है ये देव कार्य सुसंपन्न कराने वाले ऋग्वेद अथवा कन्या का विवाह करवाता है, अतः ये देव विवाह कहलाता है। ये विवाह ब्रह्म की अपेक्षा कम श्रेष्ठ होता है, यानी कि सबसे जो उच्च विवाह है वो कौन सा है, ब्रह्म विवाह है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, देव विवाह। देव विवाह में क्या होगा, पहले एक वैदिक यज्ञ होएगा जिसके माध्यम से पुरोहित को अपनी स्त्री सौंप दी जाएगी, ओ पुरोहित को अपनी बेटी सौंप दी जाएगी और फिर वो वर के माध्यम से उसके विवाह करवाएगा। फिर है आर्य विवाह, ये तीसरा है। इसके अंतर्गत जिस कन्या से विवाह करना चाहता है, वर जिस कन्या से विवाह करना चाहता है उसके पिता को विवाह की अनुमति प्रदान करने के लिए एक जोड़ी बैल या गाय दी जाएगी, जिसे हम गौदान कहते हैं। तत्पश्चात विवाह होगा। यह विवाह का अप्रशस्त भेद माना जाता है। चौथा है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या होगा, एक उद्देश्य के लिए कन्या और वर का विवाह किया जाएगा और इसमें यह कहा जाएगा कि तुम्हें प्रजापति के प्रति अपने सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा। अब आता है आसुरी विवाह। पिता को धन देकर उसकी कन्या से विवाह कर लो, यह आसुरी विवाह कहलाता है। यानी कि अगर कोई लड़का लड़की के पिता को धन देकर उसे उसकी लड़की प्राप्त करता है तो ये कौन सा विवाह कहलाएगा, ये कहलाएगा आसुरी विवाह कहलाएगा। फिर आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में ये होगा कि पुरुष और स्त्री अपनी मर्जी से शादी कर लेंगे, इसमें माता पिता की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इस प्रकार के विवाह गंधर्व विवाह कहलाएंगे। राक्षस विवाह में क्या होगा, बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर लिया जाएगा फिर उससे विवाह किया जाएगा, ये राक्षस विवाह कहलाता है। फिर आता है पैशाचिक विवाह। देखो पिशाच विवाह सबसे गंदा विवाह कहलाता है। इसमें क्या होता है, बंदा पता क्या करेगा, किसी सोती हुई स्त्री या किसी स्त्री को कोई मदिरापान करवा देगा या नशीली दवाओं का सेवन करवा देगा। उसके बाद लड़की अपने होश में नहीं रहेगी, उसके बाद वो उससे संबंध बना लेगा और बाद में कहेगा तुम मुझसे शादी कर ले। यानी कि एक तरीके से पहले वो रेप करेगा और फिर उसके बाद कहेगा चल मुझसे शादी कर ले, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो इस प्रकार का विवाह पैशाच विवाह कहलाता है, जिसमें लड़की क्या है, मैच्योरिटी में नहीं है। इसके साथ साथ लड़की जो है वो अपने सोचने समझने की क्षमता खो चुकी है, या फिर वो सो रही है उस टाइम पे, वो उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, या फिर उसे मदिरायापन करवा दिया गया, कोई नशीली पदार्थों का सेवन करवा दिया गया है, उसके बाद उससे शारीरिक संबंध करवाए जा रहे हैं और उससे अब शादी की जा रही है। तो ये कौन सा विवाह कहलाएगा, पैशाच विवाह। तो मनु में 8 प्रकार के विवाह बताए गए, जिसमें सबसे अच्छा विवाह कौन सा माना जाता है, ब्रह्म। अब देखो भाई, विवाह के दो दृष्टिकोण और हैं, एक एकल विवाह और एक बहुविवाह। एकल विवाह में क्या होगा, एक ही शादी होगी और बहुविवाह में एक से ज़्यादा पत्नियां रखी जा सकती हैं या फिर एक से ज़्यादा पति रखे जा सकते हैं। एक विवाह होता है स्वर्ण विवाह और एक होता है असवर्ण विवाह। अब देखो भारत में ना 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखो तो एक वर्ण में ही शादी होगी एक वर्ण में की, लेकिन अगर एक वर्ण से दूसरे वर्ण में शादी हो रही है तो असवर्ण होगा और एक वर्ण की एक वर्ण में ही शादी हो रही है तो वो स्वर्ण होगा। इसी प्रकार से सजातीय और बहिर्जातीय। तो ज़्यादातर जातीय अपनी जाति में विवाह करते हैं तो ये सजातीय विवाह कहलाता है, लेकिन जब दूसरी जाति से होता है तो ये बहिर्जातीय विवाह कहलाता है। तो विवाह के नियम पढ़ लिए हमने, इसके साथ ही साथ परिवार के नियम पढ़ लिए हमने। अब हम धर्म के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया, भारत जो है विभिन्न धर्मों वाला देश है, लेकिन ये एकदम से नहीं बन गया। शुरुआत में यहाँ पर सनातनी थे, फिर आगे चलकर अन्य धर्मों का यहाँ पर उदय हुआ, जिसके बारे में अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो भारत की बात करो तो लिखा है धार्यति इता धर्मा, अर्थात जो धारण करता है वही धर्म है। मनुष्य को गलत करने से जो भी चीज रोके, जो चीज सदाचार की ओर आगे बढ़ाए, वही क्या है, धर्म है। यानी कि भारत के अगर हम सनातनी की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी देवता को पूजा। हमारे यहाँ धर्म का मतलब यह है कि नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए, एथिक्स को बढ़ावा दिया जाए, किसी प्रकार के गलत आचरण को बढ़ावा ना दिया जाए, बल्कि गलत आचरण को रोका जाए, सदाचार के नियमों के हिसाब से चला जाए, सदा सत्य बोला जाए, चोरी हिंसा ना की जाए, अहिंसा के मार्ग पर चलो और सत्य के माध्यम से भाईचारे को बढ़ाओ, यही हमारा धर्म है। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि किसी भी धर्म को मान लो आप, किसी भी धर्म में देख लो आप, जो उनके ग्रंथ है वो यही बताते हैं, लेकिन लोग भेदभाव करते हैं। हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें सनातन, वैष्णव, शैव, आर्य समाज इत्यादि बहुत सारे धर्म मिलते हैं। इसी प्रकार से मुस्लिम में पढ़ो तो आप शिया सुन्नी का भेद है, सिखों में नामधारी निरंकारी हैं, बौद्ध धर्म में हीनयान महायान है, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर हैं। हर धर्म के लोग विभिन्न विभिन्न संप्रदायों में बटे हुए हैं। भारतीय समाज की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि इतनी सारी धार्मिक मान्यताओं के बाद भी ये लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं वर्ण आश्रम व्यवस्था। तो देखो, वर्ण व्यवस्था का मतलब है 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कार्यों के आधार पर बांटे गए थे, जहां पर यह था कि जो भी बंदा शिक्षा देगा, देगा, भिक्षा लेगा, यज्ञ हवन पूजा पाठ करवाएगा, वो लोग क्या कहलाएंगे, वो लोग कहलाएंगे ब्राह्मण। जबकि जो लोग राज्य की सुरक्षा करेंगे उन्हें क्या कहलाया जाएगा, क्षत्रिय। जबकि जो लोग व्यापार का कार्य करेंगे वो क्या कहलाएंगे, वैश्य। और जो तीनों वर्णों की सेवा करेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, शूद्र। तो यज्ञ हवन करना, पूजा पाठ करवाना, शिक्षा देना, बदले में दीक्षा लेना,
या फिर भिक्षा लेना, ये सब किसके कार्य होंगे? ये जो भी बंदा कार्य करेगा वो सब ब्राह्मण कहलाएंगे। जो भी बंदा राज्य की सुरक्षा करेगा, सैनिक पदों पर होगा, राज्य पद पर होगा, वो सब क्या कहलाएंगे? क्षत्रिय कहलाएंगे। हर एक वो बंदा जो व्यापार करेगा वो वैश्य कहलाएगा, और जो तीनों वर्णों की सेवा करेगा वो शूद्र कहलाएगा। यानी कि कार्य के आधार पर बैठे थे, जाति के आधार पर नहीं। लेकिन आगे चलकर ये सारी चीजें अनुवांशिक हो गई। ये तो हो गई वर्ण व्यवस्था। फिर इसके बाद थे आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम थे हमारे जीवन के। सबसे पहला था ब्रह्मचार्य, यानी कि व्यक्ति जब पैदा होगा उसके बाद वो क्या करेगा, 2-3 साल बाद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसे गुरुकुल भेज दिया जाएगा, जहां वो शिक्षा इकट्ठी करेगा। तो 25% जो हमारे जीवन का हिस्सा है वो ब्रह्मचर्य में होगा, जिसमें हम ज्ञान अर्जित करेंगे। ज्ञान अर्जित करने के बाद हम क्या करेंगे, हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, जहां हमारा विवाह होगा, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे। इसके बाद क्या होगा, वानप्रस्थ की ओर जाएंगे, यानी कि वन में प्रवेश करेंगे, ताकि अपनी अंदर की इच्छाओं को हम त्याग दें, और अंत में हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यानी कि कितने आश्रम हो गए? 4। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम वस्तुतः मनुष्य के जीवन के 4 पड़ाव हैं, जिसमें सबसे पहले वो किससे जाएगा? ब्रह्मचर्य। लेकिन आज की समस्या पता है क्या है? पढ़ाई लिखाई के टाइम बंदा ब्रह्मचर्य को त्याग दे रहा है। जो टाइम पढ़ाई लिखाई करने का उसमें मौज मस्ती करता है, और जब गृहस्थ जीवन आता है तो इंसान पढ़ाई कर रहा है। 30 साल की उम्र में एसएससी की तैयारी कर रहा है, जबकि 25 साल की उम्र तक करियर सेट हो जाना चाहिए था। तो सबसे पहले कौन सा होता है हमारे जीवन का पड़ाव? ब्रह्मचर्य। दूसरा कौन सा होता है? गृहस्थ। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है वानप्रस्थ। और चौथा कौन सा होता है? संन्यास। तो ये जो वर्ण आश्रम की व्यवस्था थी, ये समाज में पहले चलती थी। 4 प्रकार के वर्ण होते थे और 4 ही आश्रम होते थे हमारे जीवन के। ये 100 वर्षों का जीवन काल माना जाता था। जीवेम शरद शतम, मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की यही कामना थी, और 100 वर्षों को इस प्रकार से 25-25 के भाग में बांटा गया था। क्लियर है भाई? अब देखो जाति व्यवस्था। तो पहले जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था भारतीय समाज में आगे चलकर आई। 6000 से भी ज़्यादा जातियां हैं भारत में। ये सभ्यताओं के आधार पर बैठी हैं, काम करने के आधार पर बैठी हैं। जिस हिसाब से जैसा जो काम करते हैं उस हिसाब से उसकी जातियों का निर्माण किया गया है। अब शिक्षा व्यवस्था की बात कर लो भारत की, तो शिक्षा का महत्व हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही है। पहले से हमारे यहाँ वैदिक शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का जो उद्देश्य था वो ये था कि मनुष्य के दुर्गुणों को खत्म कर दो। ये माना जाता था शिक्षा के द्वारा ही समाज की दिशा एक अच्छी दिशा की ओर जा सकता है। समाज जितना ज़्यादा शिक्षित होगा उतना ही ज़्यादा उन्नत होगा। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था को सामाजिक संस्थानों में सबसे उच्च माना गया है, और यह माना गया है कि जितने भी सामाजिक संस्थान हैं वो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे। प्राचीन काल से ही गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। दूर दूर से ब्रह्मचारी आते थे, और वो अपने साथ कुछ सामान भी लेकर आते थे, और बिना किसी भेदभाव के प्रेम पूर्वक अध्ययन करते थे, गुरुकुलों में रहते थे। बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े गुरुवर उन्हें शिक्षा देते थे। पठन पाठन का कार्य किया जाता था, और जितने भी ग्रंथ थे वो श्रुति थे, यानी कि सुनकर आगे बढ़ाए जाते थे। शिक्षा का माध्यम था कि तुमने जो कुछ सीखा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते रहो। और आज के टाइम पे जब हम आधुनिकता की बात करते हैं तो आज आधुनिकता बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। आज रिसर्च के क्षेत्र में हम जा चुके हैं, ना केवल इस क्षेत्र का ज्ञान ले रहे हैं बल्कि उन क्षेत्रों का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारी पहुँच से कभी बाहर था। अब हम राजनीतिक संरचना की बात कर लें, तो राजनीतिक संरचना किसी भी समाज की एक धुरी होती है, क्योंकि बिना राजनीतिक व्यवस्था के किसी भी समाज का संचालन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भारत में अगर आप प्राचीन काल से ही अध्ययन करोगे, प्राचीन काल के ग्रंथों का अध्ययन करोगे, चाहे आप वेद व्यास की महाभारत का अध्ययन कर लो, चाहे आप महर्षि वाल्मीकि की रामायण का अध्ययन कर लो, चाहे आप महान आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लो, यहाँ से आपको राजनीतिक व्यवस्था के पद मिलेंगे। जैसे कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र पढ़ोगे आप, जब चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ोगे इसमें बताया जाएगा कि किसी भी समाज के लिए राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये 7 सिद्धांत बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। आज आप वर्तमान में देखोगे तो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री होती है, मंत्रिपरिषद होती है, ये सब मिलकर देश को चलाती है। तो प्राचीन और वर्तमान काल की जो राजनीतिक संरचना है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। लेकिन ये बदलाव अचानक से नहीं आए हैं। ये बदलाव कैसे आए हैं ये अगले चैप्टर में बताया जाएगा। आर्थिक संरचना की बात करोगे तो प्राचीन काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर ही निर्भर थी, लेकिन आज अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा जटिल हो चुकी है। आज औद्योगिक व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, तृतीयक सेक्टर आ चुका है। ऐसे में जो ये आर्थिक व्यवस्था है इस हिसाब से बनाई जानी चाहिए कि गरीबों को गरीब ना बनाया जाए और अमीरों को ज़्यादा अमीर ना बनाया जाए। समाज में एक राइट टू इक्वलिटी हो, समानता हो। आर्थिक संरचना में इस हिसाब से भी निर्णय लिए जाते हैं कि कर कितना लगाना है, किन वस्तुओं पर टैक्स लगाना है, किन वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगाना है। ये सारी चीज़ें आर्थिक संरचनाओं के माध्यम से सेटअप किया जाता है, और इसका उद्देश्य कुल मिलाकर यही होता है कि सभी लोगों के अंदर आर्थिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके। तो भारतीय समाज की बात करोगे तो विविधता में एकता है। भारतीय समाज विविधताओं भरा है। विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषाएं हैं। भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग हैं, धर्म, जाति, संप्रदाय अलग अलग हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम सब ये जानते हैं कि इतनी विविधताएं हैं हमारे देश में, फिर भी हम अलगाव की डिमांड क्यों करते हैं? हम क्यों नहीं चाहते कि हम सब लोग मिलकर भारत को अन्य ऊंचाइयों पर पहुंचाएं?
आखिर वो क्या गलती रह गई हमारे इतिहासकारों की और राजनीतिज्ञों की वजह से, जिसकी वजह से देश का बंटवारा हुआ? कम से कम पहले हुआ, अब तो ना हो। ऐसे भाईचारे की भावना बढ़े कि जो लोग हमसे अलग हो गए वो भी हमारे घर में वापस आना चाहें। तो ये जब ही हो सकता है जब हम लोग ऐसी अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ें, समझें, और उसके बाद जब हमारे अंदर ह्यूमैनिटी आए तो हम ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करें, ना कि किसी रिलीजन के लिए वर्क करें। आगे चैप्टर का सारांश है, चैप्टर यहीं फिनिश। आई होप सो इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आएगा तो उन प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।